नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो एलपीएम अपनी सब्जेक्ट चल रही थी उसके टॉपिक सेकंड में थे और टॉपिक सेकंड में अपना रह रहा था सेकंड टॉपिक का कुछ पार्ट, क्योंकि अपने लाइट की वजह से थोड़ा सा अपने एरर आया, उस वजह से अपन ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। किसमें पढ़ लिया था? एनिमल्स जो थे, फार्म एनिमल्स, उसमें पढ़ लिया। पर अब अपने को पढ़ना है किसमें? पोल्ट्री में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? पोल्ट्री में क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। तो पोल्ट्री का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन समझते हैं। उसके पहले पढ़ने फार्म एनिमल्स का कंप्लीट पढ़ लिया है, कंप्लीट याद भी कर लिया था। इसके अलावा अगर उसमें कुछ भी डाउट हो तो ये नंबर आपको दे रखे हैं, मैसेज इन पर व्हाट्सएप आपको करना है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पक्षियों में जो प्रजनन तंत्र होता है, जैसे कि अपन बात करें पोल्ट्री में, अपन बात करें तो पोल्ट्री में क्या आ जाएगा? मुर्गी। मेनली उसी के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? हेट्रोसेक्सुअल होता है। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब होता है इसमें मेल भी होगा, और मेल के साथ में क्या होगी? फीमेल होगी सर। मेल और फीमेल दोनों होगी। मतलब पक्षियों में जो पोल्ट्री होती है, पोल्ट्री में क्या होता है? हेट्रोसेक्सुअल होता है, इसमें नर और मादा दोनों होती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, दोनों की आवश्यकता होती है और संतान के जो आनुवंशिक घटक होते हैं वो 50% किसके होंगे? मेल के होंगे, और इसके साथ में ही 50% फीमेल के होंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि अपन बात करें कि जो पोल्ट्री में जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? मेनली एक टाइप का होता है, हेट्रोसेक्सुअल होता है। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब है उसमें मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। भाई साहब, 50% तो किसका होगा? जिसमें आनुवंशिक लक्षण आएंगे तो वो 50% तो मेल के होंगे, 50% फीमेल के होंगे। नर अपनी ओर से योगदान टेस्टिस द्वारा उत्पन्न शुक्राणुओं और इसके साथ में वीर्य के माध्यम से देता है। अपन ने उसमें भी बात की थी फार्म एनिमल्स वाले रिप्रोडक्शन में भी, कि मेल क्या देगा? मेल का जो उपयोगी भाग है इस रिप्रोडक्शन सिस्टम में वो क्या होगा? कि सर वो स्पर्म होंगे। वो स्पर्म होंगे। ये स्पर्म किसमें? सीमन में। सीमन के माध्यम से और स्पर्म के माध्यम से क्या देता है? नर अपना योगदान देता है। और ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है ये कहां से होता है? किसके द्वारा होते हैं? कि सर टेस्टिस के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? टेस्टिस या वर्षण के द्वारा होते हैं। मतलब इनका जो उत्पादन है वो टेस्टिस या वर्षण के द्वारा होगा। और मादा अपना योगदान अंडाशय के द्वारा उत्पादित अंडाणु और अंडे की जर्दी के माध्यम से देती है। मादा जो अपना योगदान देती है, जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि जो नर है वो नर योगदान दे रहा है टेस्टिस के द्वारा। किसका श्रावण कर रहा है? किसका उत्पादन कर रहा है? स्पर्म का कर रहा है। और ये जो मादा है वो किसका करेगी? अंडाशय के द्वारा, ओवेरी के द्वारा किसका करेगी? ये ओव्यूम का करेगी, मतलब अंडाणु का करेगी। किसका करेगी? अंडाणु का करेगी। और अंडे की जर्दी के माध्यम से करती है, मतलब अपना योगदान अंडे की जर्दी और ओव्यूम से देगी। ये स्पर्म और इसके साथ में ही किससे देगी? स्पर्म और सीमन से देगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो नर और मादा जो है पोल्ट्री में जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं, किस किस के द्वारा देते हैं। तो यहाँ पर अपने को समझ में आया कि नर टेस्टिस के द्वारा, स्पर्म और सीमन के द्वारा देता है, और इसके साथ में जो मादा है वो ओवेरी के द्वारा, ओव्यूम और योग के द्वारा देती है, मतलब अंडे की जर्दी के द्वारा देती है। अंडाणु को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टोडिस्क, प्लास्टोडर्म और जर्म डिस्क के नाम से जाना जाता है अंडाणु को। इसके साथ में ही अंडाशय में फॉलिकल से निकलने के बाद में, अंडाशय में फॉलिकल से निकलने के बाद में जर्दी डिंब वाहिनी में जाती है और निषेचन होता है। अपन बात कर रहे थे ओविडक्ट होती है, उसमें भी होती है ओविडक्ट। मतलब ये फॉलिकल, अंडाशय में फॉलिकल से निकलने के बाद में जो जर्दी है वो कहाँ जाएगी? कि वो ओविडक्ट में जाएगी। और ओविडक्ट में जाने के बाद में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। वहां पर स्पर्म और इसके साथ में कौन मिलेगा? अंडाणु मिलेगा। और इसे क्या कहा जाता है? एम्बुमेन और सेल मेम्ब्रेन, और इसके साथ में ही सेल से मिलती है। इसे एल्बुमेन और इसके साथ में ही सेल मेम्ब्रेन और सेल से मिलती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं मेल। ये तो दोनों का जनरल था। इसके बाद में आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर मुर्गे में
मूत्र और इसके साथ में ही प्रजनन अंग, इसमें क्या होते हैं, जैसे कि अपन ने पिछले में भी बात की थे कि जो मूत्राशय होता है, यूरेथ्रा होता है, उसी के द्वारा क्या जाता है, वीर्य का स्राव होता है और उसी के द्वारा मूत्र का होता है, पर दोनों एक टाइम नहीं होंगे। इसके साथ में ही बात करते हैं, जो गृहस्थ पक्षी होते हैं, डोमेस्टिक फाउल होते हैं, उनमें नर प्रजनन अंगों में 2 वर्षण होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं। याद रखना कितने टेस्टिस होते हैं कि सर 2 टेस्टिस होते हैं। डोमेस्टिक जो फाउल होते हैं उनमें नर प्रजनन अंगों में 2 टेस्टिस होते हैं, जिनमें से एक एक शुक्र वाहिनी निकलती है। एक एक क्या निकलेगी, शुक्र वाहिनी निकलेगी और वर्षण से क्लोकोवा तक जाती है। वर्षण से निकलेगी और वर्षण से कहां तक जाएगी, क्लोकोवा तक जाएगी। इसके साथ में पक्षियों में अन्य जानवरों की तरह है क्या नहीं होता है, पेनिस नहीं होता है। अपन बात कर रहे थे एनिमल जो हस्बेंड्री में जो अपन बात कर रहे थे, फार्म एनिमल्स थे, उन फार्म एनिमल्स में क्या होता है, पेनिस होता है, पर इनमें पेनिस नहीं होता है। पोल्ट्री वाले में क्या नहीं होता है बेटा, पेनिस नहीं होता है। देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं। आगे है वर्षण टेस्टिस किस आकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो अपने पोल्ट्री है, पोल्ट्री की बात करें तो जो अपने जो मुर्गे वगैरह है, तो उनमें जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस किस आकार का होता है, वो बीन शेप का होता है। किस शेप का होता है बेटा, बीन शेप का होता है, मतलब ये सेम के आकार का होता है और रीढ़ के सामने, मतलब बैकबोन के सामने गुर्दे के पास में क्या होता है, स्थित होते हैं। कहां पर, रीढ़ के सामने गुर्दे के किडनी के पास में ये क्या होते हैं, स्थित होते हैं, क्या, टेस्टिस। इसके साथ में इनका आकार स्थिर नहीं होता है, संभोग के समय ये बड़े हो जाते हैं। मतलब इनका आकार ऐसे नहीं कि टेस्टिस का पोल्ट्री में एक समान आकार होता है, नहीं, ये जब संभोग करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, मैटिंग करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम इनका आकार बढ़ जाता है। इसके साथ में ही बात करते हैं बायां वर्षण, मतलब 2 वर्षण होते हैं, तो लेफ्ट टेस्टिस जो है वो अक्षर दाएं वर्षण मतलब राइट टेस्टिस से बड़ा होता है। याद रखना है, आगे की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो अपने पोल्ट्री होते हैं, पोल्ट्री में कौन सा टेस्टिस बड़ा होता है, तो बायां जो लेफ्ट है वो राइट से बड़ा होता है। लेफ्ट राइट से क्या होता है, बड़ा होता है। लेफ्ट टेस्टिस अक्षर राइट टेस्टिस से क्या होता है, बड़ा होता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, प्रत्येक वर्षण के अंदर एक छोटा चपटा चित्र होता है, जिसे स्तनधारियों के एपिडिडिमिस के समकक्ष माना जाता है। मतलब जो अपने हैं प्रत्येक वर्षण के अंदर ये क्या होता है, छोटा चपटा क्षेत्र होता है, जो स्तनधारियों में, मतलब जो अपन बात कर रहे थे ना ऊपर एनिमल, फार्म एनिमल, उनकी तरह है, एपिडिडिमिस के समान माना जाता है या समकक्ष माना जाता है। शुक्र वाहिनी इसी चपटे क्षेत्र से क्या होती है, शुरू होती है। कौन सी, शुक्र वाहिनी। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। ये डायग्राम दे रखा है, ये क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है मेल वाला। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्या होती है, डिफरेंट डक्ट, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिनी बोलते हैं। तो जो शुक्र वाहिनी होती है वो शुक्राणुओं को वर्षण से क्लोकोआ तक ले जाती है, और जहां से वे संभोग के दौरान मादा डिंब वाहिनी में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो समझना कि शुक्र वाहिनी शुक्राणुओं को वर्षण से क्लोका तक ले जाती है, और जहां से वे क्या करते हैं, मैटिंग के दौरान मादा डिंब वाहिनी में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। मादा डिंब वाहिनी में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। कुछ साथियों के कमेंट आ रखे हैं, वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो शेयर, बिल्कुल हेलो। सरिता, तनवीर सिंह, बिल्कुल सभी साथियों को हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। बेटा आज सुबह 7 से 11 क्लास होती, पर ये लाइट की वजह से थोड़ा सा इश्यू हुआ, इस कारण नहीं हो पाई। जो मैंने शेड्यूल आपको डाल रखा है, जिसके पास में भी शेड्यूल नहीं है तो वो शेड्यूल ले सकता है, अपने जो नंबर दिए हुए हैं उन पर, और इसके साथ में ही उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस होगी। तो देखिएगा अपने आता है शुक्र वाहिनी क्लोका
में एक छोटे फुंसी नुमा संरचना में प्रवेश करती है। मतलब शुक्रवाहिनी क्लोअका में क्या करेगी, एक पिंपल लाइक एक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या करती है, प्रवेश करती है, एंटर करती है। एंटर करने के बाद में यह संरचना स्तनधारियों के लिंग पेनिस के समकक्ष होती है। मतलब ये जो संरचना है ना, ये किसके समान होती है कि सर ये संरचना होती है पेनिस के समान। मतलब इसमें भी प्रवेश करने के लिए, उसमें तो स्थानांतरण करने के लिए या प्रवेश करने के लिए पेनिस था, पर इसमें पेनिस नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें पिंपल लाइक स्ट्रक्चर होगी। पोल्ट्री में भी तो चाहिए स्थानांतरण करने के लिए, तो स्थानांतरण करने के लिए यहाँ पर कौन है, यहाँ पर पिंपल लाइक स्ट्रक्चर है, और वहां पर कौन था, पेनिस था। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। शुक्रवाहिनी प्रारंभ में संकरी होती है, लेकिन क्लोअका के पास पहुंचते पहुंचते चौड़ी हो जाती है। मतलब अपन बात करें, शुक्रवाहिनी प्रारंभ में तो क्या रहेगी, संकरी रहेगी, और इसके बाद में क्लोअका के पास में और उसके नियर जैसे ही पहुंचेगी तो वहां पर क्या हो जाती है बेटा, चौड़ी हो जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है टेस्टिस और स्पर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट इसका अंग क्या होता है, टेस्टिस और स्पर्म होता है, तो उनकी बात करते हैं। वर्षण में अधिक मोड़ी हुई नलिकाएं होती है, जिनको क्या कहा जाता है, उनको वर्षण नलिकाएं कहा जाता है, और इन्हीं नलिकाओं में एक विशेष प्रकार की कोशिका विभाजन द्वारा क्या होता है, शुक्राणु बनते हैं। मतलब इन नलिकाओं में ही क्या होते हैं, वर्षण नलिकाओं में क्या बनते हैं, विशेष प्रकार की कोशिका विभाजन के द्वारा क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। और शुक्राणु भ्रूण के निर्माण के लिए आवश्यक कुल गुणसूत्रों का आधा भाग ले जाते हैं। अपन बात कर रहे थे कि आनुवांशिकता के लिए 50% तो कौन होगा, मेल जिम्मेदार होगा, और 50% कौन जिम्मेदार होगा, फीमेल होगा। तो ये यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कुल गुणसूत्रों का आधा भाग ले जाते हैं। इसके बाद में देखिएगा, शेष आधे जो गुणसूत्र है वो अपने को पता है कि 50% किसके द्वारा आते हैं, कि सर फीमेल के द्वारा आते हैं। किसके द्वारा आते हैं बेटा, फीमेल के द्वारा आते हैं। नर द्वारा जो उत्पादित, मतलब लगभग सेम है, एक तो पेनिस नहीं होता है, मुख्य अंतर ये है, और इसके साथ में उनके समकक्ष से इनमें दूसरे नाम दे रखे हैं उन्हीं अंगों के। इसके साथ में ही अपन बात करें, नर द्वारा उत्पादित जो वीर्य होता है, सीमन होता है, 1 घन मिलीमीटर में औसतन कितना होता है, 3 से लेकर 5 मिलियन शुक्राणु होते हैं। मतलब 1 घन मिलीमीटर वीर्य में कितने शुक्राणु होते हैं, कितने वीर्य होते हैं पोल्ट्री में, ये होते हैं अपने 3 से लेकर 5 मिलियन शुक्राणु होते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे की ओर बात करें तो आगे आता है कि सूक्ष्मदर्शी के तहत पक्षी के शुक्राणुओं, मतलब पोल्ट्री के शुक्राणुओं को एक लंबा नुकीला सिर और लंबी पूंछ वाला देखा जा सकता है। मतलब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा अगर किसके अपन देखते हैं, जो पोल्ट्री का स्पर्म होता है, उस स्पर्म को देखते हैं तो वो कैसा होता है, वो नुकीला सिर वाला और लंबी पूंछ वाला होता है। इसके साथ में ही अपने आता है वर्षण एंड्रोजन नामक हार्मोन भी उत्पन्न करता है, जो द्वितीयक यौन लक्षणों और इसके साथ में ही के विकास को प्रभावित करता है। और जैसे कि कलंगी में, इसके साथ में ही कलंगी का विकास हो गया, नर व्यवहार और संभोग, इनको क्या करता है, कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें बस इतना सा याद रखना है क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने किस में था, फार्म एनिमल्स में था, तो अब अपने किस में है, अब पोल्ट्री एनिमल्स में है। तो पोल्ट्री वाले में और उनमें क्या अंतर है, मेजर डिफरेंसेस क्या है, वो अपने को ओनली जानना है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या आ जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा। मतलब मादा प्रजनन तंत्र किसमें है, ये पोल्ट्री में है। तो देखिएगा, जो अपने डोमेस्टिक फाउल होते हैं उनमें मादा प्रजनन तंत्र अंडाशय और उसकी सहायक डिंब वाहिनी शामिल होती है। मादा प्रजनन तंत्र में मुख्यतः आपको पता है कि इसमें से अपने को क्या चाहिए निषेचन के लिए और नई संतति को जन्म देने के लिए, कि सर अंडाशय चाहिए और 50% आनुवंशिक घटक चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, डोमेस्टिक फाउल में मादा प्रजनन तंत्र में अंडाशय जो ओवेरी है उसकी सहायक डिंब वाहिनी है वो क्या होती है, शामिल होती है। इसके साथ में ही जो चिक होते हैं, चूजे होते हैं, चूजे के मादा भ्रूण में 2 प्रजनन अंग होते हैं, केवल बायां ही जीवित रहता है
और अंडे का उत्पादन करने के लिए परिपक्व होता है। जो चूजा होता है उसमें जो मादा भ्रूण है उसमें 2 प्रजनन अंग होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रजनन अंग होते हैं, लेकिन इनमें से केवल बायां जो लेफ्ट है वही क्या रहेगा? जीवित रहेगा और वही क्या करेगा? अंडे का उत्पादन करने के लिए परिपक्व होता है, क्योंकि अंडे से ही तो संतति उत्पन्न होती है। अब मुर्गी में इनमें बात करें तो क्या होता है? पहले अंडे का निर्माण होता है। किसका होता है? अंडे से फिर क्या निकलता है? भ्रूण बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद में एक संतति को जन्म देता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि चिक के मादा भ्रूण में 2 प्रजनन अंग होते हैं, लेकिन इनमें से केवल बायां ही जीवित होता है और अंडे का उत्पादन करने के लिए परिपक्व होता है। इसके बाद में आता है एकमात्र जीवित अंडाशय पेट की गुहा में गुर्दे के सामने स्थित होता है और गुहा की दीवार से मजबूती से जुड़ा होता है। मतलब एकमात्र जो जीवित अंडाशय है वो पेट की गुहा में गुर्दे जो किडनी है, किडनी के सामने स्थित होता है और गुहा की दीवार से मजबूती से जुड़ा रहता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है अंडाशय में रक्त वाहिकाओं जो ब्लड वेसल्स है इनकी अच्छी से आपूर्ति होती है, जिससे विकासशील जर्दी को पोषक तत्वों की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं होती है। क्योंकि जो जर्दी है, जो यॉक है, उसको क्या मिलने चाहिए? टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट मिलते रहने चाहिए। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। ये इसका डायग्राम दे रखा है ओवेरी और ओविडक्ट का। अब देखिएगा ओवेरी के बारे में बात कर लेते हैं। ओवेरी जो है पीले रंग की गोल संरचनाओं से बना रहता है। किनसे बना रहता है? जो ओवेरी है वो पीले रंग की गोल संरचनाओं से बना होता है और जिनमें प्रत्येक में एक ओवेरी, ओव्यूम और यॉक होती है। मतलब प्रत्येक में एक अंडाणु होता है, एक यॉक होता है। मतलब अंडाशय में पीले रंग की गोल संरचनाएं से बना होता है और इनमें प्रत्येक में ये जो गोल संरचनाएं होती है पीले रंग की, इनमें प्रत्येक में ओव्यूम और क्या होती है? यॉक होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। ऐसे कई फॉलिकल होते हैं, लेकिन इनमें से केवल कुछ ही परिपक्व होकर अंडा उत्पन्न करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। क्योंकि ऐसे कई फॉलिकल बने होते हैं पर उनमें से जो अंडाशय हैं वो उनमें से बहुत कम होते हैं जो कि क्या करते हैं? जो कि अंडा उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। अंडा उत्पन्न करने में क्या होते हैं? उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। उनमें से बहुत कम होते हैं। इसके साथ में ही जब मुर्गी अंडे देने की अवस्था में होती है तब अंडाशय क्या रहता है? सक्रिय रहता है। मतलब जब मुर्गी अंडे देने की अवस्था में रहती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? अंडाशय सक्रिय रहता है। और इसके साथ में ही फॉलिकल का आकार बहुत छोटे से लेकर सामान्य अंडे की जर्दी के आकार तक हो सकता है और जो कि लगभग 40 mm व्यास तक पहुंच सकता है। मतलब जो फॉलिकल है, अभी बात कर रहे थे फॉलिकल, फॉलिकल का आकार बहुत छोटे से लेकर सामान्य अंडे की जर्दी के आकार तक हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या रहती है? अंडे की जर्दी रहती है, ओवेरी रहता है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो जो कि लगभग 40 mm व्यास तक पहुंच सकता है। इसके बाद में बात करते हैं एक पूर्ण विकसित जो जर्दी होती है वो क्या होती है? डिंब वाहिनी में प्रवेश करने के लिए तैयार होती है और जैसे ही प्रवेश करेगी उसके बाद में क्या होगा? उनमें निषेचन होगा। उनमें क्या होगा? निषेचन होगा। पूरी प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए कि पहले क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है। तो एक पूर्ण विकसित जो जर्दी मतलब पहले तो वहां पर रहेगी उस संरचना में फॉलिकल में, उसके बाद में जैसे ही वो परिपक्व हो जाएगी, फुल्ली मैच्योर्ड हो जाएगी, उसके बाद में क्या होगी? ओविडक्ट में प्रवेश करने के लिए तैयार होती है। इसके साथ में स्टेज की बात करें, फॉलिकल का जो डेवलपमेंट होता है उसकी स्टेज की बात करें तो अलग अलग स्टेज होती है, जिसमें टोटल 5 होती है। पहले प्राइमरी, फिर ग्रोविंग, फिर मेच्योर, फिर कौन सी होती है? डिस्चार्ज, और फिर कौन सी होती है? अट्रैक्टिक होती है, अपघटित होती है। तो देखिएगा जो अभी वृद्धि की अवस्था में नहीं आए हैं वो प्राइमरी फॉलिकल्स। इसके साथ में ही अपन बात करें तो दूसरा होता है विकसित, जो कि धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? परिपक्व हो रहे हैं, जो कि अंडाशय से निकलने के लिए तैयार होते हैं, परिपक्व, और जिनसे अंडाणु निकल चुका है वो मुक्त होता है।
जो कुछ समय पहले अंडाणु मुक्त कर चुके हैं वो क्या होते हैं, अपघटित होते हैं, मतलब वो क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपने को 5 स्टेज में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। तो याद होना चाहिए पहले कि वृद्धि की अवस्था में नहीं आए हैं, जो धीरे धीरे परिपक्व हो रही है, और जो अंडाशय से निकलने के लिए तैयार है, और जिनसे अंडाणु निकल चुका है, और जो कुछ समय पहले ही अंडाणु मुक्त कर चुके हैं। तो ये अपने क्या होता है, ये 5 अवस्थाएं होती है फॉलिकल की। इसके बाद में बात करते हैं यॉक फॉर्मेशन या जर्दी का निर्माण। किसका आता है, जर्दी का निर्माण। क्या आता है, जर्दी का निर्माण। एक जर्दी या योग को अत्यंत छोटे आकार से सामान्य आकार तक विकसित होने में कितना लगता है, कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है कि सर 10 दिन लगते हैं। मतलब एक जर्दी अत्यंत छोटे आकार से सामान्य आकार तक जो वो विकसित होती है, मैच्योर होती है, तो उसमें कितना समय लगता है, उसमें 10 दिन का समय लगता है। कितना लगता है बेटा, 10 दिन का उसमें समय लगता है। इसके बाद में है, इस दौरान जो फॉलिकल है एक थैली की तरह कार्य करता है, जो कि जर्दी के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। अभी अपन बात कर रहे थे कि फॉलिकल में क्या रहता है, कि योक रहता है। अब योक रहेगा, जर्दी रहेगा, तो जर्दी को उस टाइम जब वो विकसित होगी, विकसित होने तक उसको न्यूट्रिएंट कौन देगा, फॉलिकल देगा। फॉलिकल एक थैली की तरह उसके साथ में क्या करेगा, व्यवहार करेगा, उसको न्यूट्रिशन देगा। इसके बाद में बात करते हैं, एक परिपक्व फॉलिकल की सतह पर एक लंबी संरचना होती है जिसे स्टिग्मा कहा जाता है, और जो रक्त वाहिकाओं से मुक्त होती है। मतलब फॉलिकल की सतह पर एक लंबी संरचना होती है, उसे अपन स्टिग्मा कहते हैं, और जो कि रक्त वाहिकाओं से क्या होती है, मुक्त होती है। इसके बाद में बात करते हैं, सामान्यतः फॉलिकल स्टिग्मा पर ही विभाजित होता है। मतलब जो फॉलिकल है वो कहां पर विभाजित होगा, वो स्टिग्मा पर ही जाकर क्या होगा, विभाजित तो होगा, और जिससे जर्दी डिंब वाहिनी में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है, डिंब वाहिनी में प्रवेश करती है। इसके बाद में देखिएगा, यदि फॉलिकल किसी अन्य स्थान पर पड़ता है, मतलब ये जो फॉलिकल है किसी अन्य स्थान पर फटता है, तो रक्त वाहिकाएं क्या हो जाती है, टूट जाती है। क्योंकि स्टिग्मा संरचना किसको बोलते हैं, जहां पर रक्त वाहिकाएं होती है। तो जैसे ही अन्य स्थान पर फटता है तो रक्त वाहिकाएं टूट सकती है, जिससे अंडे में ब्लड स्पॉट भी बन सकता है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, ओविडक्ट आता है। ओविडक्ट को क्या बोलते हैं, डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी का कार्य अंडे को पूरा करने के लिए एल्बुमेन, सेल मेम्ब्रेन और खोल का बनाना है। ठीक है, मतलब अंडे को पूरा करना है ना, तो पूरा बनाना है, तो उसके लिए एल्बुमेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल मतलब उसका खोल बनाने का कार्य कौन करता है, ओविडक्ट करता है। इसके बाद में आता है, यह लंबी एक नलिका होती है और जिसमें रक्त वाहिकाओं की पर्याप्त आपूर्ति होती है। इसके बाद में डिंब वाहिनी की अपन भागों की बात करते हैं, तो इसके 5 भाग होते हैं मेनली, जिसमें सबसे पहले होता है इनफंडिबुलम होता है। और इनफंडिबुलम क्या करता है, अंडाणु को पकड़ता है और यही निषेचन होता है। मतलब इनफंडिबुलम में क्या होगा, अंडाणु को पकड़ेगा और यहीं पर क्या होगा, निषेचन का कार्य होगा। फिर आता है मैग्नम। मैग्नम क्या होता है, मैग्नम में यह अंडे के एल्बुमेन का 40% से अधिक भाग उत्पन्न करता है। मतलब अंडे का निर्माण होगा, अंडे का निर्माण होगा मतलब एल्बुमेन काम में आएगा। तो एल्बुमेन का 40% से अधिक भाग कौन उत्पन्न करेगा, ये भाग करेगा मैग्नम। इसके बाद में आता है इस्थमस। इस्थमस में क्या होता है, यह कुछ एल्बुमेन और सेल मेम्ब्रेन उत्पन्न करता है। इसके साथ में यूट्रस आता है। यूट्रस गर्भाशय, यह अंडे का खोल बनाता है। मतलब जो सेल होता है अंडे की चारों तरफ, आपने देखा होगा एक खोल होता है गोल गोल, ठीक है, वो कौन बनाता है, वो यूट्रस या गर्भाशय में बनता है, सेल ग्लैंड के द्वारा बनता है। एल्बुमेन का 40% भाग उत्पन्न करेगा, 40% ये, 40% ये। फिर आता है वेजाइना, यह अंडे की बाहरी परत बनाता है और अंडे को बाहर निकालने में सहायता करती है। अंडे बाहर किसके द्वारा निकलेंगे, वेजाइना के द्वारा। और उसमें मेमने वगैरह जो बाहर निकल रहे थे वो किसके द्वारा निकल रहे थे, वेजाइना के द्वारा। इसमें पेनिस नहीं होता है, उसमें
पेनिस होता है, अंतर भी पूछे तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो ये अपना आज का टॉपिक क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। और इसके साथ में ज्यादा कोई डीपली टॉपिक नहीं है, बस इसके पार्ट्स का याद रखना, दोनों में क्या अंतर है वो चीज याद रखना। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट है, बिल्कुल आप पूछ सकते हो, टीम को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और कैसे क्या पढ़ाई चल रही है वो भी कमेंट करके बताया करो। और इसके साथ में ही अपने सभी साथियों को शेयर करना है कि सर क्लासेस चल रही है, उन सभी को बताना है कि क्लासेस चल रही है, वहां पर समझाया जा रहा है, साथ के साथ में नोट्स बनाए जाने हैं। और मेरे को पता है आप सभी से में से 50% साथी भी नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो सभी को नोट्स बनाना है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी, कुछ भी डाउट रहता है, डाउट आराम से पूछ सकते हो, साथ साथ में क्लासेस लो, कुछ भी डाउट आता है आराम से पूछिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।